जी छात्रों, मैं डॉक्टर देवेंद्र पांडे, प्रवक्ता एचआरडी इंटर कॉलेज बिस्वा सीतापुर आप सभी का रसायन विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोगों ने वर्ग 16 ऑक्सीजन परिवार को प्रारंभ किया था। उसमें इसके जनरल इंट्रोडक्शन को देखा था, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार पढ़ा था। उसके आगे आज हम ऑक्सीजन के निर्माण से प्रारंभ करते हैं। ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन और सूत्र इसका O2 है। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में जानी जाती है। इस धरा पर वनस्पतियां, जंतु सभी सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का दैनिक जीवन में हम सभी के, वनस्पतियों के कितना अधिक महत्व होता है। सबसे पहले जो प्राकृतिक स्रोत ऑक्सीजन का है उस पर हम लोग नजर डालते हैं। हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया का नाम सुना है। जो वनस्पतियां होती हैं हरे रंग की, उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके, जड़ों से पानी को अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। तो जो ऑक्सीजन का जो नेचुरल स्रोत है यही होता है। प्रयोगशाला में हम लोग कैसे बनाएंगे? प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोराइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर MnO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगर हम बिना MnO2 के भी इसको पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तब भी ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, लेकिन उसके लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। MnO2 की उपस्थिति में शीघ्रता से ऑक्सीजन प्राप्त होने लगती है। अब हम ऑक्सीजन के प्राप्त करने की कुछ अन्य विधियों पर नजर डालते हैं। इसमें देखें आप, यहाँ पर मैंने 3 इक्वेशंस ले रखे हैं। इक्वेशंस बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, मैंने उन इक्वेशंस को सिलेक्ट किया है। H2O2 यानी पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी अपघटित होकर के ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर पोटेशियम मैंगनेट MnO2 के साथ में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। साथ ही साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको भी गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ये दोनों KMnO4 और K2Cr2O7, ये दोनों हमारे पाठ्यक्रम में भी हैं डी ब्लॉक में, तो वहां पर भी दोनों इक्वेशंस हमारे लिए काम आएंगी। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, औद्योगिक निर्माण। अगर हमको बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना है तो कैसे करेंगे? हम लोग पहले से जानते हैं कि इस वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन उपस्थित है। वही हमारा मुख्य स्रोत है, वहीं से हम ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित होती हैं उसमें नाइट्रोजन का 78% हिस्सा होता है और भी कई गैसें उसमें उपस्थित हैं। तो वहां से हम उसको कैसे अलग करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर हम ध्यान देते हैं। वायु का प्रभावी आचरण करने पर जो वायु का बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन गैस का है वो 77 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर द्रवित हो जाती है। इस गैस को द्रवित करके अलग कर लेते हैं। द्रवित करने के बाद जो वहां पर गैस शेष बचती है उसमें ऑक्सीजन होगी। उसको हम, इस ऑक्सीजन गैस को, जो लोहे के बेलनाकार सिलेंडर होते हैं उनमें स्टोर कर लेते हैं, उसमें एकत्रित कर लेते हैं। अब इसके निर्माण के बाद में हम लोग ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज पर आते हैं। देखिए, ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है और ये गैस जल में
घुलनशील है, विलेय है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आपको समझना है, कल भी मैंने आपको बताया था असामान्य व्यवहार में, जो ऑक्सीजन होती है वह अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कि कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि आणविक कक्षक सिद्धांत से ही हम लोग प्रूव कर पाते हैं कि ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन गैस स्वयं जलती तो नहीं है, लेकिन ये जलने में सहायक है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी कोई चीज नहीं जल सकती है। अब कुछ और रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। देखिए, धातुएं और अधातुएं प्रायः ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके उनके ऑक्साइड्स बनाती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ले लेते हैं। हमने उन्हीं रिएक्शंस का फिर से चुनाव किया है जो हमको समय समय पर कहीं पर हमने उनका प्रयोग किया है, या हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। देखें, H2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रिक स्पार्क के बाद में जल का निर्माण करती है। N2 O2 ये भी इलेक्ट्रिक स्पार्क से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। ये कल मैंने बताया था आपको कि ये बर्कलेट आइड द्वारा जो हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं उसमें इस रिएक्शन का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अमोनिया का हम जब ऑक्सीकरण करते हैं प्लेटिनम की उपस्थिति में, तब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। इसका भी प्रयोग हम लोगों ने कल किया था नाइट्रिक एसिड के बनाने में, वो पोस्ट वाल्विक थी। अब यहाँ देखिए, HCl के साथ हमने रिएक्शन किया है, 4HCl + O2, कैटलिस्ट यहाँ पर Q+ क्लोराइड है, और H2O के साथ में क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है। इसका भी अगले हम चैप्टर में प्रयोग करेंगे, जब डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण करेंगे, वहां पर इसी समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हमने जितने भी यहाँ इक्वेशंस का प्रयोग किया है वो पीछे कहीं हम उसका प्रयोग कर चुके हैं, या ऐसा कह लीजिए उनका इंपॉर्टेंस, उनका महत्व है वो कहीं न कहीं पर प्रयोग किया नहीं है। अब हम कुछ लवण ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीकारक गुण का हमको पता चले। यहाँ देखिए, अक्सर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्या होता है जब फेरस सल्फेट के जलीय विलयन में कुछ प्रवाहित करते हैं तो फेरिक सल्फेट बनता है, या ऐसे कह देते हैं कि फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बनाइए, स्टेरस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड बनाइए। या तो यौगिक परिवर्तन में पूछ लेते हैं, या कह देते हैं कि इसमें इसके जलीय विलयन में ऑक्सीजन प्रवाहित किया गया तो क्या होगा, या कह दिया HCl के जलीय विलयन में SnCl2 के जलीय विलयन में ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा। तो आप देखिए, फेरस सल्फेट जिसमें इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, अम्लीय माध्यम में यानी H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीजन इसको फेरिक सल्फेट में बदल देता है। देखिए, फेरिक सल्फेट में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसका ऑक्सीकरण कर दिया। इसी तरीके से आप स्टेनस क्लोराइड में देखेंगे तो Sn की यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, और जब स्टेनिक क्लोराइड बन जाएगा तो यहाँ पर इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है। इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण हो गया। ये इसका ऑक्सीकरण गुण यहाँ से प्रदर्शित हो रहा है। एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर फेरस सल्फेट के साथ में हमने H2SO4 अम्ल का चुनाव किया है, SnCl2 के साथ में HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का चुनाव किया है। इसलिए ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पर सल्फेट्स की संख्या हमें बढ़ानी है, तो यहाँ पर H2SO4 लिया। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर HCl ले लें, यहाँ पर हमें इसमें Cl परमाणुओं की संख्या बढ़ानी है, तो हमने यहाँ पर जो एसिड का चुनाव किया है वो HCl ले लिया, जिससे Cl की संख्या वहां पर बढ़ जाए। यद्यपि दोनों हैं, लेकिन जो माध्यम का चुनाव करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण के बाद में कौन कौन सी उसमें जो पार्ट है उनकी संख्या को बढ़ाना है। अब इसके ऑक्सीकारक गुण के बाद में हम इसके इंपॉर्टेंस, इसके उपयोग पर आ जाते हैं।
वैसे तो ये प्राणवायु है, इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, पहले मैंने आपको प्रारंभ में ही बता रखा है। इसके उपयोग में सबसे पहले यही उपयोग होगा कि ये श्वसन के लिए आवश्यक है, चाहे वनस्पतियां हो या जंतु हो, ऑक्सीकारक हो। अभी मैंने ऑक्सीकारक इसके गुण की चर्चा की। दहन, जलाने में वायु का यानी ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस होता है, बिना उसके कोई चीज नहीं जल सकती है। इसे दहन में ऊर्जा, जो शरीर में जंतुओं के या वनस्पतियों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह ऑक्सीजन के साथ में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, या सिंपल कह सकते हैं जो हम लोग भोजन में कोई चीज खाते हैं, जो बॉडी के अंदर जो खाद्य पदार्थ जाते हैं, उसका वायु यानी ऑक्सीजन जो उपस्थित होती है वो ऑक्सीकरण कर देती है। ऑक्सीकरण के बाद में ही हमको शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीएसिटिलीन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता है वो धातुओं को काटने में या जोड़ने में, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बिल्डिंग करते समय जो गैस से बिल्डिंग करते हैं उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वो उसको धातु काटने के भी काम आता है और फिर जोड़ने के भी काम आता है। लिक्विड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन ये रॉकेट में नोदक के रूप में वहाँ उसमें प्रयोग किया जाता है। नोदक में जैसे कोई सैटेलाइट होता है, तो रॉकेट होता है, उसको जो पीछे से पुश करता है, धक्का देता है, तो वो एक मशीन है, उसमें जो ईंधन का प्रयोग होता है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन उसी साथ में उसमें प्रयुक्त होती है। इस प्रकार से इसके इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। और इसके बाद में ऑक्सीजन के बाद में ऑक्सीजन का तो दूसरा यौगिक ओजोन है, उसका हम लोग अगले उसमें चर्चा करते हैं। अब इसमें हम लोग अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं, ओजोन, O3। ओजोन मीन्स मैं सूंघता हूँ। असल में जो ओजोन होती है इसकी हल्की सी गंध आती रहती है। इसका अगर आपको एहसास करना है, नाम के ऊपर है, तो जहाँ पर धातुओं की बिल्डिंग होती है वहाँ कुछ क्षण के लिए रुक जाएं तो आपको लगेगा कि वहाँ पर कोई विशेष प्रकार की गंध आपको महसूस हो रही है। तो जहाँ बिजली की बिल्डिंग होती है उन जगहों पर जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक स्पार्क की उपस्थिति में वो ओजोन में बदल जाती है, तो वही हल्की हल्की वहाँ पर गंध आती रहती है, इसीलिए इसका नाम ओजोन पड़ गया है। ओजोन मीन्स मैं सूंघता हूँ। तो जहाँ धातुओं की बिल्डिंग हो रही होती वहाँ प्रकृति में ओजोन आपको मिल जाएगी। और आपने बहुत एक फेमस नाम सुना होगा, ओजोन परत। तो जो धरती से, पृथ्वी से करीब 20-30 किलोमीटर ऊपर जो लेयर है वहाँ पर ओजोन की परत होती है। ओजोन की परत वहाँ पर आप जानते हैं बरसात के समय में खूब बिजली कड़कती हुई आपको पता चलती है, महसूस होती है। तो ऊपरी हिस्से में वहाँ पर जो बिजली की वो कड़क होती है, उसी समय ऑक्सीजन रिएक्शन करके ओजोन में बदलती जाती है। तो ये प्रकृति में वायुमंडल में इस तरीके से ओजोन उपस्थित होती है। अब इसकी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में बनाने के लिए इसके लिए ओजोनाइजर शब्द पड़ा हुआ है, जिस विशेष यंत्र में ओजोन को बनाया जाता है। ओजोनाइजर, हमारे पास 3 प्रकार के ओजोनाइजर होंगे, सीमेंस ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर, सीमेंस हाल्स के ओजोनाइजर। उनमें से कोई भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। सबसे जो सरल है वो सीमेंस ओजोनाइजर है, जिसका हमने चित्र बना रखा है, आपके लिए बनाने में आसानी रहेगी। लेकिन तीनों में जो प्रक्रिया है, सिद्धांत है, वो सबका एक जैसा है। अब हम लोग सिद्धांत पर आते हैं। सिद्धांत में हम लोग किस रिएक्शन से बनाते हैं उसका इसमें वर्णन किया जाता है। तो देखिए, जो वायु होती है जब हम प्रयोगशाला में बनाएंगे तो उसके लिए शुष्क ऑक्सीजन का चुनाव करते हैं और न्यूरो विद्युत विसर्जन, मतलब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बिल्कुल शांत होना चाहिए। शांत क्यों करते हैं, इसका भी एक महत्वपूर्ण इसमें जानकारी हमको करना है। अगर आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो ओजोन होती है वो अपघटित हो जाती है। इसलिए बिल्कुल शांत विद्युत विसर्जन करते हैं, इसलिए वहां टेम्परेचर ना बढ़ने पाए। और जब ओजोन का निर्माण होता है ऑक्सीजन से, तो ये
देखिए यहाँ पर डेल्टा H प्लस लिखा हुआ मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माशोषी है, अर्थात ऑक्सीजन से ओजोन में बदलने के लिए टेम्परेचर की जरूरत है, लेकिन इस तरीके से उसको कंट्रोल रखेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना होने पाए जिससे बनी हुई ओजोन अपघटित हो जाए। अब इस पे चित्र पर देखिए, ये संकेंद्रिक कांच की नली होती है जिसमें देखिए यू आकार की आपको नजर आ रही होगी। इसमें इस हिस्से से शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं और ऊपर इस नली के ऊपर नीचे देखिए दोनों साइड में, अंदर की साइड में और दोनों ऊपर की साइड में टिन की फॉइल उनकी परत लगी हुई, पन्नी लगी हुई है, पत्ती लगी हुई है और इसको प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया गया है। जब शुष्क ऑक्सीजन यहाँ से प्रवाहित करेंगे और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऐसे करेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने ना पाए, अन्यथा क्या होगा, ओजोन अपघटित हो जाएगी। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तो इसमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन करीब 15% प्राप्त होती है, मतलब इसमें जो ओजोन बनेगी उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ओजोनीकृत ऑक्सीजन। तीनों विधियों में लगभग इसी तरीके से ओजोन का निर्माण होता है। किसी भी आप एक चित्र का चुनाव कर सकते हैं, उसका वर्णन करते हुए उसका निर्माण करेंगे। अब हम लोग उनके गुण पर आते हैं। जो ओजोन है ये विषैली गैस है, बहुत ज्यादा देर तक इसको हम सूंघ नहीं सकते हैं, इसका शोषण नहीं कर सकते हैं। मछली जैसी इसमें गंध आती है, जल में विलेय है और अगर इसको द्रवित किया जाता है तो ये हल्के रंग का द्रव दिखाई पड़ता है। ओजोन की भी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप देखेंगे ओजोन ऑक्सीकरण अपचाय दोनों को प्रदर्शित करता है। अगर आपको याद हो 11th में ही मैंने आपको पहले H2O2 पढ़ाते समय बताया था कि ऑक्सीकरण गुण भी है और अपचाय गुण भी होता है। सबसे पहले ताप का प्रभाव देखते हैं, जो अभी आपको बता चुके हैं। ओजोन गर्म करने पर या टेम्परेचर बढ़ जाने पर उसमें ऑक्सीजन में विभक्त हो जाती है। ऑक्सीकरण गुण, ओजोन अपघटित होकर के देखिए नवजात ऑक्सीजन देती है, यही नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकारक का काम करता है या ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो बहुत ही प्रयुक्त होते हैं। अभी नाइट्रिक एसिड में भी इसमें से कई एग्जाम्पल्स को हमने चुना था। लेड सल्फाइड, ये ब्लैक कलर का होता है, ओजोन से रिएक्शन करके ओजोन इसका ऑक्सीकरण करके PbSO4, ये व्हाइट कलर का PbSO4 बना देता है। अभी आप देखें यहाँ पर PbS में ऑक्सीजन नहीं है और PbSO4 में 4 ऑक्सीजन है, मतलब इसने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया है, तो PbS का ऑक्सीकरण हो गया और O3 क्या है, ये ऑक्सीकारक हो गया। जो ऑक्सीकारक होता है उसका स्वयं का अपचयन होता है, तो O3 O2 में अपचयित हो गई। अब आप देखिए H2S ओजोन के साथ देखिए पानी बना रहा और सल्फर बन के ये कोलाइडल सल्फर बनता है। जहां कहीं भी H2S का आप ऑक्सीकरण देखेंगे सल्फर में बदल जाता है तो वो कोलाइडल सल्फर पीले रंग का प्राप्त होता है। KI का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। अब जब KI का ऑक्सीकरण आपको समझना है तो आप देखें KI में यहाँ पर I की -1 ऑक्सीकरण संख्या होगी और यहाँ पर देखिए 0 होगी, तो आप देखें -1 से 0, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही होती, उसका ऑक्सीकरण हुआ और अभी मैंने O3 का बताया उसका अपचयन हो गया क्योंकि वो ऑक्सीकारक है। आप सिंपल समझना चाहें तो इसने एक ऑक्सीजन का त्याग कर दिया इसलिए इसका अपचयन हो गया। अब आप देखें फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा। अभी पिछले आपको उसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीकारक गुण में मैंने बताया था आपको कि फेरस सल्फेट +2 ऑक्सीकरण अवस्था है H2SO4 की उपस्थिति में, देखिए फेरिक सल्फेट में बदल गया +3 और ओजोन O2 में बदल गया, इसका अपचयन हो गया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड में देखेंगे तो इसमें फेरस की +2 ऑक्सीकरण अवस्था है पोटेशियम फेरोसाइनाइड में। ओजोन के द्वारा ऑक्सीकृत होने पर
अब देखिए पोटेशियम K3 बन गया है। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो आपने 11th में निकाला भी है, तो आप पाएंगे Fe के ऊपर +3 ऑक्सीकरण अवस्था, यानी इसका +3 आगे आता है। तो इसमें फिर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, यहाँ +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पोटेशियम फेरिसाइनाइड में ऑक्सीकरण हो गया, और ओजोन O3 से O2 में बदल गया है। ये ऑक्सीकारक है, तो इसका अपचयन हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब ऑक्सीजन इसमें से O3 से एक निकल गया है, तो उसका अपचयन हो गया है। अभी आपको ऑक्सीकारक गुण के बारे में आपको हमने समझाया। अब हम लोग अपचायक गुण के ऊपर आते हैं। देखिए ओजोन एक तरफ ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है, दूसरी तरफ उसमें नवजात ऑक्सीजन को ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति होती है। क्योंकि वो नवजात ऑक्सीजन को ग्रहण भी कर लेता है, इसलिए ये अपचायक गुण भी प्रदर्शित करता है। इसमें आप देखें, जो पेरोक्साइड का मैंने एग्जाम्पल लिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, इनका किस प्रकार से ऑक्सीकरण होगा, इसका अपचायक गुण कैसे होगा, आप जरा इसको देखें। देखिए ओजोन अपचायक गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्यों? इसने एक ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, 3 से 4 हो गया। अब आप देखिए, आपको 11th से ही याद होगा, जब हमने वहां पर ऑक्सीकरण नंबर निकालना सीखा था, तो H2O2 में ऑक्सीजन का कितना होगा, -1, और ये कितना हो गया, -2। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई। ऑक्सीकरण कम हो जाने का मतलब होता है इसका अपचयन हुआ। तो H2O2 का अपचयन हो गया, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। जो ऑक्सीकरण वाले में हमने जो एग्जाम्पल दिए थे, उसमें आपने देखा था, जो यहाँ पर ओजोन के साथ कोई भी चीज ले रहे थे, उसका ऑक्सीकरण हो रहा था, अर्थात उसका ऑक्सीकरण नंबर बढ़ रहा था, और यहाँ पर उसका अपोजिट हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण नंबर घट रहा है। सोडियम पेरोक्साइड, उसमें भी सेम वही है, -6, -1 यहाँ, -2 यहाँ होगा, इसमें -1 और -2। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट गुण देखते हैं, विरंजक गुण। विरंजक गुण का मतलब होता है किसी रंगीन पदार्थ का रंग उड़ा देना या उसे रंगहीन कर देना, इसको विरंजक गुण कहते हैं। ओजोन का जो विरंजक गुण होता है, ये उसके ऑक्सीकारक गुण के कारण पाया जाता है। ये ऑक्सीकारक गुण के कारण ओजोन किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने की क्षमता रखता है। इसमें आप देखें, पहले वही ऑक्सीकारक गुण वाली रिएक्शन हम लेते हैं। ओजोन O2 और नवजात ऑक्सीजन देता है। यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करके या रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देती है। इसके बाद में ओजोनाइड बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितने भी कार्बनिक पदार्थ होंगे, उसमें आप पाएंगे जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध और त्रिबंध वाले होते हैं, वो सभी ओजोन के साथ योगात्मक क्रिया देते हैं और ओजोनाइड बनाते हैं। तो इसमें आप देखें, जितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगी, उतने ही ओजोनाइड, मोनो ओजोनाइड, डाई, ट्राई, इस तरीके से बनाते हैं। आपको याद होगा, ये बेंजीन में 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते थे, वो ट्राई ओजोनाइड बनाता था। यहाँ इसमें एक ही है, तो ये मोनो ओजोनाइड बनाएगा। अब हम इसकी उपयोग पर आते हैं। इसके उपयोग में ये ऑक्सीकारक गुण का प्रदर्शन होता है, विरंजक गुण है। क्योंकि इसमें ऑक्सीकारक गुण होता है, इसलिए उसी गुण के कारण ये कीटाणुनाशक का भी काम करता है। अभी मैंने बताया ओजोनाइड में कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या पता लगाने में भी काम करता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या पता चल जाने से ही कार्बनिक यौगिकों की संरचना की जानकारी करने में हमको उसको प्रयोग करते हैं। आपको बेंजीन में याद होगा कि उसमें सिद्ध करते थे, कैसे सिद्ध करेंगे कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो ओजोनाइड बना करके ही हम उसको सिद्ध करते थे। वायुमंडल का शोधन करने में, जब ऑक्सीजन वायुमंडल में उसमें कोई उसमें
जो वायु होती है वो दूषित हो जाती है, तो उसका शोधन करने के लिए हम लोग ओजोन का प्रयोग करते हैं। उसमें से जर्म्स को वो मार देती है, जैसे नेमागर है, खाने होती हैं, भूगर्भ कोई चीजें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो वहां पर जो वायु धीरे धीरे दूषित हो जाती है, उसका शोधन करने के लिए, उसमें से जर्म्स को समाप्त करने के लिए ओजोन का प्रयोग करते हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। प्रारंभ में मैंने बताया था ओजोन परत। तो ओजोन परत जो होती है वो ऊपर से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो यहाँ पर जो धरती के ऊपर जो भी लोग रहते हैं उनमें स्किन, त्वचा का जो कैंसर है उसको रोकती है। इसमें ओजोन परत का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओजोन परत का जो क्षय होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक में सल्फर के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सल्फर के अपर रूप के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अपर रूप के पहले मैं बहुत ही संक्षेप में बता दूं इसके स्रोत क्या है। प्रकृति में जहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होती वहां सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। बाकी जो सल्फाइड और सल्फेट खनिज होते हैं उसमें आपको ये पाया जाता है। सल्फर के जो अपर रूप है, रोम्बिक या अल्फा सल्फर, ये ठोस पीला होता है। मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फर, ये सुई के क्रिस्टल के आकार का होता, पीला होता है। कोलाइडी सल्फर, ये भी पीले रंग का होता है, ये कोलाइडी रूप में होता है। प्लास्टिक या गामा सल्फर, ये रबर जैसा होता, मतलब स्पंजी होता है। अक्रिस्टली सल्फर, इसको मिल्क ऑफ शुगर, सल्फर का दूध भी कहते हैं। एंजल सल्फर, इसका देखिए S6 संरचना होती है, S6 अणु होता है। बाकी जितने शब्द आप देख रहे हैं S8 होते हैं। पहले दिन में मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि सल्फर S8 होता है, S8। और एंजल सल्फर S6 होता है। इस संरचना नीचे बताएंगे, चेयर जैसी, कुर्सी जैसी होती है। अगर सल्फर वाष्प अवस्था में होती है तब H2 रूप में पाई जाती है और ऑक्सीजन जैसी अनुचुंबकीय होती है। इसमें देखिए जो S8 होते हैं वो क्राउन जैसा, मुकुट जैसा इसकी संरचना होती है। इसमें 8 इस तरीके से संरचना में जुड़े होते हैं। और जो S6 होता है वो कुर्सी जैसा इस तरीके से 6 उसमें सल्फर के परमाणु जुड़े रहते हैं, S6 और S8। अब अंत में हम सल्फर के कुछ उपयोग बता देते हैं आपको। देखें आप, जो सल्फर है, सल्फर दवाओं के रूप में इस्तेमाल होता है, फफूंदीनाशक भी होता है, कीटनाशक भी होता है, और पटाखे और माचिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से सल्फर के अपर रूप और उसकी जो सामान्य जानकारी है यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे जो सल्फर की यौगिक है उनका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं आरती सक्सेना, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सिंगार नगर, संस्कृत की आज की इस कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक कथानाटक कौमुदी के प्रथम पाठ महात्मना संस्मरणानि के द्वितीय भाग को पढ़ाएंगे। और आइए सबसे पहले हम आज के व्याख्यान की रूपरेखा आपको बताते हैं। आज सबसे पहले पुनरावृत्ति, जो भाग हमने आपको इससे पूर्व प्रथम भाग पढ़ा चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। उसके बाद गद्यांश संख्या 7 से 11 तक का वाचन, फिर कठिन शब्दों का अर्थ, तत्पश्चात गद्यांश संख्या 7 से 11 तक का हिंदी में अनुवाद, और उसके बाद अंत में अभ्यास कार्य। तो आज हम सबसे पहले आपके महात्मना संस्मरणानि के जो प्रथम भाग हम पढ़ा चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति प्रारंभ करते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, महात्मना संस्मरणानि अर्थात महात्मा गांधी के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं के संस्मरण, उनकी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो सबसे पहले हम पुनरावृत्ति से प्रारंभ करते हैं। हमने आपको प्रथम भाग में बताया था कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई
और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके माता पिता दोनों ही बहुत धार्मिक, सत्यवादी और सरल जीवन जीने वाले थे और दोनों के ही गुणों का प्रभाव महात्मा गांधी पर भी पड़ा। बचपन में एक बार महात्मा गांधी अपने मित्रों के साथ राजा हरिश्चंद्र नाटक देखने गए और उसमें राजा हरिश्चंद्र का जो उन्होंने जीवन देखा नाटक में कि किस प्रकार से उन्होंने सत्य को अपने जीवन में अपनाया, तो उन्होंने भी यह संकल्प लिया कि मैं भी अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर ही चलूंगा और उसका उन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया। महात्मा गांधी के बचपन की एक घटना भी मैंने आपको पूर्व में बताई थी प्रथम भाग में कि एक बार महात्मा गांधी जब विद्यालय में पढ़ते थे तो उनके विद्यालय में गाइस नामक एक विद्यालय निरीक्षक आए और उन्होंने सभी बच्चों को 5 अंग्रेजी के शुद्ध शब्द लिखने के लिए दिए। तो बाकी बच्चों ने तो 5 शब्दों का वर्ण विन्यास ठीक किया था, लेकिन गांधी जी ने कैटल शब्द का वर्ण विन्यास उचित ढंग से नहीं किया। तो जब उनके शिक्षक ने ये देखा तो उनके शिक्षक ने कहा, गांधी जी को इशारा किया कि आप अपने पास बैठे सहपाठी की उत्तर पुस्तिका से या उस काल में वो तख्ती चलती थी उससे देखकर वो अपना शब्द सुधार लें। लेकिन गांधी जी ने सोचा कि दूसरे के से नकल करना ये तो मेरा अपमान है, क्योंकि मैं तो सत्य का मार्ग का अनुपालन करने वाला हूँ। गांधी जी ने ऐसा नहीं किया और इसके लिए उन्हें अपने शिक्षकों के क्रोध का पात्र भी बनना पड़ा और सहपाठियों ने भी उनकी हंसी बनाई। लेकिन फिर भी गांधी जी कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए और हमेशा सत्य के पथ का अनुसरण करते रहे। तो ये घटना जो है वो गांधी जी की सत्य निष्ठा को प्रदर्शित करती है। तो आज हम इसी क्रम में आगे का गद्यांश लेते हैं, प्रथम भाग से आगे का, और आज गद्यांश संख्या 7 से हम आरंभ करते हैं। अयम सर्वदा सत्यमेव वदति स्म, सत्यम प्रति निष्ठावतां कृते मौनम शक्तिशाली शस्त्रम भवति इति कथयन् आत्मानम् अयम समाशासयत्, तत् मौनम मिथ्या भाषणतः तस् बहुधा न्यवारयत्। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासे मुंबई महानगर्या पोतम् आरुह्य मासान् अनन्तरम् अयं दक्षिण अफ्रीका देशस्य नेटाल नगरे अवारोहत्। अति पीड़ाकरं दृश्यं दक्षिण अफ्रीका देशे दृष्टम् अनेन। एतस्य स्वदेशीया जनास्तत्र तिरस्कृता नितराम् उपेक्षिताश्चासन्। शिक्षा संपन्ना अपि भारतीया दक्षिण अफ्रीका वासिभिर् यूरोप देशोद्भवैश्च साकं सम्मिलितुं न अधिकृता अभवन्। एते हि वर्णता श्यामस्तद्वर्णं च अभद्राणां प्रतीकतया प्रतीतम् आसीत्। बहवस्तेषां भारवाहक रूपेण अभिहिता आसन्। एतत् अपमानस्य संकेतः। गांधी महोदया भारवाहक वर्गस्य विधि वेत्ति इति नाम्ना प्रथितो अभवत्। अब इस अनुच्छेद के जो कठिन शब्द है उनका हिंदी में अर्थ हम आपको बताते हैं। पोतम, पोत माने पानी का जहाज। प्रतिथा अर्थात प्रसिद्ध। आरोह्य अर्थात आरोह माने होता है चढ़ना और आरोह्य माने होता है चढ़कर। भारवाहक, भार को ढोने वाला, तो उसको क्या कहते हैं? कुली। विधि वेत्ता, विधि का अर्थ होता है कानून और वेत्ता का अर्थ होता है जानने वाला। अतः कानून को जानने वाला कौन हुआ? वकील। मिथ्या अर्थात झूठ। तो ये कठिन शब्द हमने आपको बताए। अब इस अनुच्छेद के हिंदी में हम आपको अर्थ समझाते हैं। अयम सर्वदा सत्यमेव वदति स्म। अयम, ये, यहाँ पर ये आया है गांधी जी के लिए, और सर्वदा हमेशा, सत्यमेव वदति स्म, सत्य ही वदति स्म बोलते थे। सत्यम प्रति निष्ठावताम कृते, सत्य के लिए निष्ठावताम, इनकी निष्ठा के लिए मौनम शक्तिशाली शस्त्रम भवति इति, मौन शक्तिशाली शस्त्र भवति यानी होता है, इति कथयन ऐसा कहते हुए
आत्मानम अयम समाशासयत, अपने को ये समझाते थे। तो ये क्या समझाते थे कि सत्य के प्रति अगर निष्ठा है तो उसके लिए मौन जो है वो शक्तिशाली शस्त्र या अस्त्र होता है, ऐसा वो मानते थे। तत् मौनम, वो मौन, मिथ्या भाषणता तम, मिथ्या भाषणता, यहाँ पे तस का यहाँ पे ता है, तो मिथ्या भाषणता तम अर्थात उनको, किसको, गांधी जी को, किसने, मौन ने मिथ्या भाषण से बहुधा अनेक बार निवार्यत रोका था। मौन ने मिथ्या भाषण से अर्थात झूठ बोलने से तम गांधी जी को बहुधा निवार्यत अनेक बार रोका था। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1893 ईस्वी को अप्रैल मासे के अप्रैल महीने में मुंबई महानगरी से पोतम आरोह, पानी के जहाज पर चढ़कर मासन अनंतरम अयम, यानी एक माह के अंदर अयम, ये अर्थात गांधी जी दक्षिण अफ्रीका देश के नेटाल नगरे अवारोहत, दक्षिण अफ्रीका देश के नेटाल नगरे में अवारोहत माने उतरे, आरोह माने होता है चढ़ना और अवरोह अर्थात उतरना। तो नेटाल नगर में उतरे, कहां से चढ़े थे, मुंबई महानगर से चढ़कर, और कहां पहुंचे, अफ्रीका देश के नेटाल नगर में वो उतरे। अति पीड़ाकरम दृश्यम दक्षिण अफ्रीका देशे दृष्टम अनेन, इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका देश में अति पीड़ाकरम दृश्यम, अत्यधिक पीड़ादायी दृश्य, अत्यधिक करुणापूर्ण दृश्य, दृष्टम देखा गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या देखा कि वहां पर बहुत अधिक अत्याचार हो रहा है। एतस्य स्वदेशीया जनास्तत्र तिरस्कृता नितराम उपेक्षिताश्चासन, एतस्य इनके अर्थात किसके, गांधी जी के, स्वदेशीया जना अपने देश के लोग, गांधी जी किस देश के थे, भारत देश के, अर्थात भारतीय लोग, तत्र वहां पर, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में, तिरस्कृत उनका अपमान होता था, नितराम उपेक्षिताश्च, चा माने और, नितराम उपेक्षिता अत्यधिक, नितराम माने अत्यधिक, उपेक्षिता उपेक्षित, आसन माने थे, उपेक्षित अर्थात उनकी उपेक्षा की जाती थी, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। शिक्षा संपन्ना अपि भारतीय दक्षिण अफ्रीका वासी भी यूरोप देशेश्च उद्भवश्च साकं सम्मिलितुं न अधिकृता अभुवन। शिक्षा संपन्ना अपि यानी शिक्षित भारतीय, अपि माने भी, तो जो भारतीय शिक्षित थे उनको भी दक्षिण अफ्रीका वासी भी यानी दक्षिण अफ्रीका के निवासियों और यूरोप देश में उत्पन्न, यूरोप देश उद्भवश्च और चा माने और, यूरोप देश में उत्पन्न लोगों के साकम अर्थात साथ में, सम्मिलितुम मिलने का, न अधिकृता अभुवन अधिकार नहीं था। अर्थात जो भारतीय लोग थे चाहे वो शिक्षित हों लेकिन फिर भी वो वहां पे उत्पन्न जो यूरोप देश के निवासी थे और दक्षिण अफ्रीका देश के निवासी थे उनके साथ नहीं मिल सकते थे, जो अधिकार उनको प्राप्त थे वो उनको प्राप्त नहीं थे। एते ही वर्णता श्यामा तद वर्णम चा अभद्राणाम प्रतीकतया प्रतीतम आसीत। एते ही वर्णता, वे ही, वर्णता अर्थात रंग के अनुसार, श्यामस तद वर्णम, श्याम अर्थात काला, अगर काले रंग के व्यक्ति हैं तो वो अभद्राणाम, वो अभद्रता के, यानी उनको सुशील नहीं माना जाता था, उनको सभ्य नहीं माना जाता था, उनको कैसा माना जाता था, असभ्य, अभद्र, प्रतीकतया प्रतीतम आसीत, तो वो अभद्रता के प्रतीक या असभ्यता के प्रतीक प्रतीतम आसीत उनको माना जाता था। बहवस तेषाम, तेषाम अर्थात उनमें से, बहवा अर्थात बहुत से, यानी उन भारतीयों में से बहुत से, भारवाहक रूपेण अभिहिता, भारवाहक
जैसे हमने पहले आपको अर्थ बताया था, कुली के रूप में अभिहिता यानी नियुक्त आसन माने थे। उनमें से बहुत से लोग, यद्यपि वो बहुत पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वहां पर वो कुली का कार्य कर रहे थे, उनकी योग्यता के अनुरूप उनको कार्य नहीं दिया गया था। एतत् अपमानस्य संकेता, एतत् अर्थात ये अपमान का संकेता माने संकेत था। गांधी महोदया भारवाहक वर्गस्य विधि वेत्ति इति नामना प्रथितो अभवत्। गांधी महोदय भारवाहक वर्गस्य, कुलियों के, भारवाहक किसको कहा गया? कुलियों को। विधि वेत्ता, अभी हमने आपको बताया था विधि वेत्ता अर्थात वकील, तो कुलियों के वकील इस नाम से प्रथितो अर्थात प्रसिद्ध अभवत् माने थे। तो गांधी जी वहां पर उन लोगों की समस्याओं को रखते थे, तो इस वजह से गांधी जी को कुलियों का वकील इस नाम से वो वहां पर प्रसिद्ध हुए। अब आगे का गद्यांश देखते हैं, आगे का अनुच्छेद आपको बताते हैं। इसका पहले मैं वाचन करती हूँ। एकदा प्रिटोरिया नगरम प्रति धूमयानेन यात्रा कुर्वन् अयं प्रथम कक्षस्य निदर्शन पत्रम आदाय निर्दिष्ट कक्षे समुपाविशत्, किंतु न चिराय तत्र अतिष्ठत्। निर्दिष्ट स्थाने यदा धूमयानं व्यरमत् यूरोप देशीयः कश्चन यात्री तत्र अगच्छत्। कक्ष अभ्यन्तरे श्यामवर्णं मानवम् एनं वीक्ष्य धूमयान अधिकारिणः सविधे प्रसंगम उपालभत्। धूमयान अधिकारिणः अमुम् आक्रम्य बहिर्क्षिपत्। बहु शैत्यकरी यामिन्या इयं नववादन वेला आसीत्। शीतेन वेपमानो अयं संपूर्णां रात्रिं प्रतीक्षालये अयापयत्। अब इस अनुच्छेद का जो कठिन शब्द है उनके हिंदी में अर्थ आपको बताते हैं। धूमयानेन अर्थात रेलगाड़ी, उस समय कोयले की गाड़ियां चलती थी तो धूमयानेन रेलगाड़ी। निदर्शन पत्रम अर्थात टिकट। निर्दिष्ट स्थाने अर्थात निर्देशित स्थान। व्यरमत अर्थात रुका। अक्षिपत फेंक दिया। वेपमान कांपते हुए। अब इस अनुच्छेद का आपको हिंदी में अर्थ समझाते हैं। एकदा प्रिटोरिया नगरम प्रति, एक बार प्रिटोरिया नगरम प्रति, प्रिटोरिया नगर की ओर, धूमयानेन अर्थात रेलगाड़ी से, यात्राम कुर्वन यात्रा करते हुए, अयम यहाँ पर आया है गांधी जी के लिए, ये है अर्थात गांधी जी प्रथम कक्षस्य निदर्शन पत्रम आदाय, प्रथम कक्ष यानी प्रथम श्रेणी के कक्ष के निदर्शन पत्र टिकट को आदाय अर्थात लेकर निर्दिष्ट कक्षे समुपाविशत। निर्दिष्ट कक्ष में जब प्रथम श्रेणी का टिकट लिया है तो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कक्ष में समुपाविशत यानी वहां पर जाकर वो बैठे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में। किंतु न चिराय तत्र अतिष्ठत, किंतु न चिराय, चिराय का अर्थ होता है चिर माने देर और ना माने नहीं, अर्थात देर नहीं अर्थात थोड़ी देर के लिए ही, तत्र अतिष्ठत वहां पर वो बैठ सके। निर्दिष्ट स्थाने यदा धूमयानम व्यरमत, निर्दिष्ट स्थाने निश्चित स्थान पर अर्थात जब स्टेशन पर, अगले स्टेशन पर जब, यदा माने जब, धूमयानम व्यरमत, धूमयान यहाँ पर रेलगाड़ी के लिए आया है, रेलगाड़ी जब व्यरमत अर्थात रुकी, यूरोप देशीय कश्चन यात्री, यूरोप देश का कश्चन अर्थात कोई यात्री, तत्र अगच्छत वहां पर आया, यूरोप देश का कोई यात्री वहां पर आया उसी कक्ष में। कक्ष अभ्यंतरे श्याम वर्णम मानवम एनम वीक्ष, कक्ष अभ्यंतरे कक्ष के अंदर प्रथम श्रेणी के डिब्बे के अंदर श्याम वर्णम मानवम एनम, श्याम वर्ण काले रंग के मनुष्य को, एनम अर्थात इस मनुष्य को, वहां पर कौन बैठा था? गांधी जी बैठे थे। गांधी जी को वीक्ष अर्थात देखकर, धूमयान अधिकारिणा रेलगाड़ी के अधिकारियों के सविधे प्रसंगम उपालभत, उनके पास वो प्रसंगम उपालभत यानी उसने शिकायत या आरोप लगाया कि मैं एक गोरा व्यक्ति हूं और मेरे ही कक्ष में, प्रथम श्रेणी के कक्ष में एक काले रंग का व्यक्ति यात्रा कर रहा है, ऐसा उन्होंने उस पर आरोप लगाया या शिकायत की। धूमयान अधिकारिणा यानी रेलगाड़ी के अधिकारी अमुम आक्रम, अमुम इनको अर्थात गांधी जी को, आक्रम यानी उन्होंने गांधी जी को खींचकर,
उस प्रथम श्रेणी के डिब्बे से खींचकर बहिरक्षपथ बाहर फेंक दिया। तो रेलगाड़ी के अधिकारियों ने इनको गांधी जी को आक्रामक खींचकर बहिरक्षपथ बाहर फेंक दिया। बहुशैत्यकरी यामिन्याम इयम, बहुशैत्यकरी बहुत अधिक ठंडी, शैत्य बना है शीत शब्द से, तो बहुशैत्यकरी यानी अत्यधिक ठंडी, यामिन्या रात्रि, इयम तो ये बहुत अधिक ठंडी रात्रि का नववादन वेला आसीत, नव अर्थात 9, वादन वेला यानी बजे समय था, उस समय रात्रि के 9 बज रहे थे और जो वो कैसी रात्रि थी, बहुशैत्यकरी अत्यधिक ठंडी, तो वहां पर बहुत अधिक ठंडी पड़ रही थी और उस समय रात्रि के 9 बजे थे। शीतेन वेपमानो अयम, ठंड से, शीतेन अर्थात ठंड से, वेपमानो कांपते हुए, अयम यानी इन्होंने, संपूर्णाम रात्रि संपूर्ण रात्रि पूरी रात्रि, प्रतीक्षालय अयापयत प्रतीक्षालय में अयापयत व्यतीत करी, उन्होंने प्रतीक्षालय में जो स्टेशन पे बना होता है उसमें बैठकर उन्होंने उस ठंड में कांपते हुए उस पूरी रात्रि को व्यतीत किया। अब आगे के गद्यांश देखते हैं और इस चित्र को पहले दिखाते हैं आपको कि ये देखिए ये रेलगाड़ी का चित्र है और ये महात्मा गांधी जी यहाँ पर है और महात्मा गांधी जी को ये अंग्रेजों ने शिकायत करके रेलगाड़ियों के अधिकारियों से बाहर धक्का दिलवा दिया था। अब अगला गद्यांश लेते हैं, गद्यांश संख्या 10, 11 और 12। इमे पीड़ा करा अनुभवा दक्षिण अफ्रीका देशे स्थिता नाम आत्मीय जनानां दुख जातानि उन्मूलयितुं गांधी महाशयस्य हृदय गरीयसीम इच्छाम उत्पादितवन्तः। यदा अयं प्रिटोरिया नगरं सम्प्राप्तवान् तदा तत्र भारतीयैः साकं सम्मेलनम् आरभत। पृथक् रूपेण ते सुकरतया गौरांगेर उत्पीडिता भवन्ति इति तानेक सूत्रे निबद्धुम अयम एच्छत्। गांधी महाशया उपादिशत विदेशस्य स्थाने प्रेमाचारम हिंसायाः स्थाने आत्मोत्सर्गम शारीरिकस्य सामर्थ्यस्य स्थाने च आत्मबलम निखिलश्चैते सिद्धान्तः दक्षिण अफ्रीका देशे तस्य परीक्षिता आसन। अब इस अनुच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों को का अर्थ आपको बताते हैं। उन्मूलयितुम, उन्मूलन करने के लिए अर्थात उसको समूल नष्ट करने के लिए, उन्मूलन मूल कहा जाता है जड़ को, जड़ सहित नष्ट करने के लिए। गरीयसी बढ़कर अत्यधिक, सुकरतया सरलता से, गौरांगही गौर अंग वाले अर्थात अंग्रेजों के द्वारा, आत्मोत्सर्गम आत्म यहाँ पर 2 पद है, आत्म और उत्सर्ग और गुण संधि से बना है आत्मोत्सर्गम अर्थात आत्म त्याग। निबद्धुम बांधने के लिए, निबद्धुम अर्थात बांधने के लिए। अब इस अनुच्छेद को हम हिंदी में इसका अर्थ बताते हैं। इमे पीड़ा करा अनुभवा दक्षिण अफ्रीका देशे स्थिता नाम आत्मीय जना नाम दुख जातानि उन्मूलयितुं गांधी महाशयस्य हृदय गरीयसी इच्छाम उत्पादितवन्तः यदा अयं प्रिटोरिया नगरम संप्राप्तवान्। अब आपने देखा कि ये पंक्ति जो है बहुत बड़ी है, इसलिए इसका अर्थ हम यहाँ से आरंभ करते हैं। यदा अयं प्रिटोरिया नगरम संप्राप्तवान्, यदा अयं, यदा अर्थात जब अयं गांधी जी प्रिटोरिया नगरम संप्राप्तवान, प्रिटोरिया नगर संप्राप्तवान अर्थात पहुंचे, जब गांधी जी प्रिटोरिया नगर पहुंचे। तदा इमे पीड़ा करा अनुभवा, तब क्या हुआ, इमे ये पीड़ा कर यानी ये जो उनके कष्टदायी जो उन्होंने अनुभव उनको हुए थे, अपमानजनक जो अनुभव हुए थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका देशे, दक्षिण अफ्रीका देशे, देशे अर्थात देश में स्थितम आत्मीय जना नाम स्थित रहने वाले आत्मीय जना नाम जो उनके जन थे अर्थात भारतीय लोग, उनके दुख जातानि उन्मूलयितुम
उनके जो दुख हैं, उसके जो जातानी अर्थात जो कारण है, उनको उन्मीलितुम, उनको जड़ सहित समूल नष्ट करने के लिए गांधी महाशय से गांधी महाशय के हृदय में, हृदय अर्थात हृदय में गरीयसीम अत्यधिक या बहुत बड़ी इच्छा को उत्पादित वंता उत्पन्न किया। किसने उत्पन्न किया? इन पीड़ादायी इमे पीड़ा करा अनुभवा, ये जो उनको अपमानजनक जितने भी उनको अनुभव हुए, उन्होंने गांधी जी के हृदय में कौन सी इच्छा को उत्पन्न किया कि जो हमारे भारतीय लोग हैं उनके जो समस्त दुख हैं उनको जड़ सहित नष्ट किया जाए, उनको उन्मूलन किया जाए। कब यह इच्छा उत्पन्न हुई? जब ये प्रिटोरिया नगर संप्राप्तवान पहुंचे। तदा तत्र भारतीय साकम सम्मेलनम आरभत। तदा तब तत्र वहां पर, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में भारतीय साकम, भारतीयों के साथ, वहां जो भारतीय निवास करते थे उन भारतीयों के साथ सम्मेलनम आरभत, उन्होंने सम्मेलन आरंभ किए। पृथक रूपेण ते सुकरतया गौरांगेर उत्पीड़िता, पृथक रूपेण यानी अलग अलग, तो वो गौरांगेर उत्पीड़िता, अंग्रेजों के द्वारा, सुकरतया यानी आसानी से, सरलता से, उत्पीड़िता अर्थात उनका उत्पीड़न किया जा सकता है, उन पर अत्याचार किया जा सकता है अगर वो अलग अलग रहते हैं, पृथक पृथक रहते हैं। इसलिए गांधी जी ने भवंती थी अर्थात होंगे, तान एक सूत्रे निबद्धुम अयम एच्छत, तो उन सबको, वो जो भारतीय वहां पर निवास करते थे उन सबको एक सूत्र यानी एकता के सूत्र में निबद्धुम यानी बांधने की अयम अर्थात गांधी जी ने ऐच्छत यानी इच्छा करी। तो गांधी जी ने क्या प्रयास करा कि वहां पर जो भारतीय थे उनके साथ सम्मेलन आरंभ किया और उन्होंने देखा कि पृथक रूपेण कि अगर ये अलग अलग रहते हैं तो सरलता से गौरांगेर यानी अंग्रेजों के द्वारा ये सरलता से पीड़ित किए जाएंगे, और इसलिए तान यानी उन भारतीयों को उन्होंने एकता के सूत्र में निबद्धुम अयच्छत यानी बांधने की अयम माने इन्होंने अर्थात गांधी जी ने इच्छा करी या प्रयास प्रारंभ किया। गांधी महाशया उपादिशत विदेशस्य स्थाने प्रेमाचारम हिंसाया स्थाने आत्मोत्सर्गम, गांधी महाशया उपादिशत यानी गांधी महोदय ने क्या उपदेश दिया, वहां पर क्या संदेश दिया कि विद्वेषस्य स्थाने प्रेमाचारम, विद्वेष अर्थात शत्रुता के स्थान पर प्रेमाचार, प्रेम का आचरण, हिंसाया स्थाने आत्मोत्सर्गम, हिंसा के स्थान पर आत्मोत्सर्ग, आत्म उत्सर्ग अर्थात आत्मा ने अपना और उत्सर्ग मतलब बलिदान, अपना बलिदान, आप हिंसा ना करें अपना बलिदान करें। शारीरिकस्य सामर्थ्यस्य स्थाने, शारीरिकस्य यानी शारीरिक सामर्थ्य के स्थान पर, शारीरिक बल के स्थान पर, लड़ाई झगड़े के स्थान पर, आत्म बलम, आप अपना शारीरिक बल दिखाने की अपेक्षा आत्मबल, आप में आत्मबल कितना है वो प्रदर्शित कीजिए। तो गांधी महोदय ने विद्वेष के स्थान पर प्रेम का, हिंसा के स्थान पर आत्म बलिदान का और शारीरिक बल के स्थान पर आत्म बल का उन्होंने क्या उपदेश दिया, संदेश दिया। वहां पर निखला चैते सिद्धांता, निखला माने संपूर्ण, चा माने और, एते सिद्धांता ये सिद्धांत, और ये संपूर्ण सिद्धांत, एते ये निखला संपूर्ण सिद्धांत, और ये संपूर्ण सिद्धांत जो अभी हमने बताए दक्षिण अफ्रीका देशे, दक्षिण अफ्रीका देश में तस्य परीक्षिता आसन, तस्य अर्थात उनके गांधी महोदय के तस्य परीक्षिता आसन यानी उनका परीक्षिता, परीक्षण आसन माने थे। तो ये जितने भी सिद्धांत थे वो गांधी महोदय के वहां पर परीक्षण था कि गांधी महोदय इन सिद्धांतों का पालन करते हुए क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, या वहां जो भारत के थे, जो वहां के अत्याचार सह रहे थे, क्या उनको कुछ न्याय मिल सकता है। तो ये ऐसा उनका वहां पर गांधी महोदय का परीक्षण था। तो आज ये पाठ का गद्यांश यहीं तक रहेंगे और अगले तृतीय भाग में हम आगे के गद्यांश लेंगे। इसके बाद आपका आज का गृह कार्य
महात्मा गांधी नेटाल नगरे कदा अगच्छत, ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इनका एक एक पंक्ति में संस्कृत में उत्तर देना है आपको। तो महात्मा गांधी नेटाल नगरे कदा आगच्छत, महात्मा गांधी नेटाल नगर कब आए थे। सा दक्षिण अफ्रीका देशम कदा व्यसर्जत, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका देश को कदा कब व्यसर्जत छोड़ा था। विद्यालय निरीक्षका का आसीत, विद्यालय निरीक्षक कौन थे। धूमयानेन गांधी कुत्र गता, धूमयान से गांधी जी कुत्र अर्थात कहाँ पर गए थे। आज जो हमने पढ़ाया उसको एक बार फिर उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं कि आज हमने आपको बताया कि गांधी महोदय जब 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने वहां पर भारतीयों पर बहुत अधिक अत्याचार को देखा, जो कि गोरे लोग केवल रंग भेद के कारण वहां पर के भारतीयों पर अत्याचार करते थे। तो गांधी महोदय के साथ भी एक बार ऐसी ही घटना हुई कि जब वो प्रथम श्रेणी के उसमें डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, कक्ष में यात्रा कर रहे थे गाड़ी से, तो उनको भी एक गोरे व्यक्ति के द्वारा, एक यूरोपीय व्यक्ति के द्वारा धक्का देकर अधिकारियों से नीचे फेंक दिया गया था। तो इस अपमान के कारण और अनेकों अपमानजनक जो घटनाएं हुई थी उनके साथ, उसके कारण उन्होंने ये प्रण किया कि वो वहां के भारतीयों को न्याय दिलाएंगे और इसके लिए उन्होंने सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो आज के लिए ये पाठ इतना ही। इतनी उदास क्यों लग रही हो? इस कोरोना ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। तुम तो कोरोना के बारे में ऐसे बातें कर रही हो, ऐसे तो मैं कोरोना के बारे में सब कुछ पता है।